जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग झारखंड JFWC परीक्षा 2024 यानी कि झारखंड फील्ड वर्कर के यदि आप फॉर्म फिलअप किए हैं तो आज का ये वीडियो आप सभी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फुल रहने वाला है। क्योंकि दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग सामान्य विज्ञान यानी कि साइंस के टॉप 25 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फुल रहने वाले। और यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन लिए गए दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन न्यू सिलेबस पर लिया गया है जो कि आपके एग्जाम में यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन हूबहू रहने वाले। ठीक है, तो यदि साइंस में दोस्तों झारखंड पुलिस या फिर उत्पाद सिपाही या फिर किसी भी फॉर्म को फिलअप किए हैं जहां पर साइंस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो यह वीडियो उन सभी छात्रों के लिए है यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे। ठीक है, तो चलिए टाइम को वेस्ट न करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इससे पहले मैंने प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर के प्रैक्टिस सेट 10 तक वीडियो बना दिया हूं। ठीक है, यदि आप उन सभी वीडियो को नहीं देखे तो लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, और बात करें दोस्तों कि जो झारखंड फील्ड वर्कर का जो आपका एग्जाम होगा, ये आपका 3 पेपर में एग्जाम कंडक्ट होने वाला है। पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3। ठीक है, तो पेपर 1 जो होगा ये सिर्फ आपका क्वालिफाइंग पेपर होगा और पेपर 2 और पेपर 3 का जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा इसी के आधार पर आपका फाइनल सिलेक्शन होने वाला है। ठीक है, तो आपको तैयारी पेपर 2 और पेपर 3 की तैयारी करना है, जिसमें से पेपर 3 से आपके 120 प्रश्न पूछे जाएंगे और पेपर 2 में 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, यानी कि 220 क्वेश्चन को तैयारी करना है। ठीक है, 220 क्वेश्चन में जिसका ज़्यादा मार्क्स आएगा उसी का सिलेक्शन होने वाला है। ठीक है, तो चलिए टाइम को वेस्ट न करते हुए आज की इस वीडियो का स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है कि कैल्सीफेरोल किस विटामिन का रासायनिक नाम है। दोस्तों, ये जो कैल्सीफेरोल है ये कौन सा विटामिन का रासायनिक नाम है? विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन सी या फिर विटामिन डी? तो देखिए, जो कैल्सीफेरोल है ये कौन सा विटामिन का रासायनिक नाम है? तो विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्सीफेरोल। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि तंबाकू में उपस्थित एल्कोलाइड होता है। दोस्तों, जो तंबाकू में उपस्थित एल्कोलाइड होता है ये क्या होता है? तो तंबाकू में उपस्थित क्या होता है? कुनिन उपस्थित होता है या फिर एंट्रोपिन उपस्थित होता है या फिर एफेड्रिन या फिर निकोटीन? तो देखिए, जो तंबाकू में उपस्थित होता है ये क्या होता है? तो निकोटीन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, निकोटीन। अगला क्वेश्चन है कि मानव में प्लाज्मोडियम का संक्रमण क्या उत्पन्न करता है। दोस्तों, ये मानव में ये जो प्लाज्मोडियम का संक्रमण है ये क्या उत्पन्न करता है? तो मानव में ये जो प्लाज्मोडियम का जो संक्रमण है ये मुख्य रूप से देखा जाए तो क्या चीज का उत्पन्न करता है? तो ये उत्पन्न करता है मलेरिया। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, मलेरिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि यदि चंद्रमा पर दक्षिणी कोरिया विस्फोट करता है, यानी दोस्तों चंद्रमा पर दक्षिण कोरिया या फिर कोई भी देश विस्फोट करता है तो उसकी आवाज पृथ्वी तक पहुंचने में कितना देर लगेगा? ठीक है, यानी कि चंद्रमा पर कोई भी देश किसी कारणवश विस्फोट करता है तो उसकी आवाज पृथ्वी पर कितनी समय बाद सुनाई देगी? 20 मिनट बाद, 30 मिनट बाद, 10 मिनट बाद या फिर इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों, यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। जी हाँ दोस्तों, यदि पृथ्वी पर आप किसी भी प्रकार से विस्फोट कीजिएगा तो चंद्रमा पर यह नहीं सुनाई देगा, क्योंकि चंद्रमा पर आप सभी को पता होगा कि वायुमंडल चंद्रमा पर नहीं। ठीक है, वायुमंडल चंद्रमा पर नहीं है, जिसके कारण यहाँ तक आवाज नहीं सुनाई देगा। और आप सभी को पता होगा कि निर्वात में जो है ये ध्वनि गमन नहीं करती। ठीक है, इस वजह से यहाँ पर कोई भी कुछ भी सुनाई नहीं देगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि डॉक्टर निम्नलिखित प्रौद्योगिकी द्वारा महिला के गर्भ में भ्रूण की स्पष्ट तस्वीर देख सकता है, वह क्या होता है? दोस्तों, ये जो डॉक्टर के द्वारा जो महिला के गर्भ में जो भ्रूण की स्पष्ट तस्वीर देख पाते हैं ये किसके द्वारा देख पाते हैं? CAT स्कैन के द्वारा, एक्सरे के द्वारा, अल्ट्रासाउंड के द्वारा या फिर लेसर के द्वारा? तो देखिए, ये किसके कारण देख पाते हैं? तो ये देख पाते हैं, तो ये अल्ट्रासाउंड के द्वारा देख पाते हैं। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा, अल्ट्रासाउंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बल का एसआई मात्रक क्या है? दोस्तों, बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आप सभी लोग आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर लिखेगा कि बल का एसआई यूनिट क्या है। क्योंकि दोस्तों, यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन बताए जा रहे हैं ये सभी क्वेश्चन अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, जो कि गवर्नमेंट एग्जाम के जितने भी एग्जाम्स हुए हैं वहां पर ये सभी क्वेश्चन पिछले 10 या 15 वर्षों में सबसे अधिक बार रिपीट हुए हैं। ठीक है, इसलिए आप सभी को इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मोनाजाइट किसका अयस्क है? दोस्तों, जो मोनाजाइट है ये किसका अयस्क है? तो मोनाजाइट की बात करें तो ये किसका अयस्क होता है? तो थोरियम का। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, थोरियम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से
कौन सी दवा टाइफाइड उपचार के लिए प्रयुक्त होती है? दोस्तों यदि किसी भी व्यक्ति को टाइफाइड हो जाता है तो उसके लिए इनमें से कौन सी दवा का उपयोग किया जाता है? तो देखिए यदि आपको टाइफाइड हो जाता है तो आपको कौन सा दवा का उपयोग करना चाहिए? तो आपको उपयोग करना चाहिए क्या? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा क्लोरोमाइसाइटिन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा क्लोरोमाइसाइटिन। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपसे पूछा गया है कि रेडियो कार्बन का काल निर्धारण किससे संबंधित है? दोस्तों जो रेडियो कार्बन का काल निर्धारण होता है ये किससे संबंधित है? तो देखिए जो रेडियो कार्बन का निर्धारण जो संबंधित है ये किससे संबंधित है? मृदा से, सेल से, जीवाश्म से या फिर भवन से? तो देखिए दोस्तों ये जो कार्बन का जो रेडियो कार्बन का जो निर्धारण होता है, समय का जो निर्धारण होता है, पुराने चीज़ों का जो निर्धारण होता है, कितना साल पुराना है, तो ये होता है जीवाश्म से, यानी कि फॉसिल से। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि डॉक्टर के थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों जो डॉक्टर के जो थर्मामीटर लगाए होते हैं इसका आविष्कार की बात करें तो इसका आविष्कार इनमें से किसके द्वारा किया गया था? तो देखिए जो थर्मामीटर का आविष्कार है ये किया गया है फहरेहाइट के द्वारा। ठीक है, फहरेहाइट के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है कि आग बुझाने वाली गैस इनमें से कौन सी? दोस्तों आग बुझाने वाली गैस कौन सा है? नियोन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड? तो देखिए जो आग बुझाने का मुख्य काम करता है ये कौन सा गैस के द्वारा आग बुझाने का कार्य होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाचन के रसों निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? दोस्तों ये जो पाचन के रसों में है ये इनमें से कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल या फिर अमीनो अम्ल या फिर हाइड्रोक्लोराइड अम्ल? तो देखिए जो पाचन के रसों में पाया जाता है ये कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ये पाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यानी कि HCl। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जेनेटिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? दोस्तों ये जो जेनेटिक्स है इसमें किसका अध्ययन किया जाता है? आनुवांशिकता एवं गुणसूत्र का, कोशिका का अध्ययन किया जाता है या फिर निट्रा का अध्ययन किया जाता है या फिर मांसपेशियों का अध्ययन किया जाता है? तो देखिए जो जेनेटिक्स में अध्ययन किया जाता है इसके अंतर्गत देखा जाए तो मुख्य रूप से ये आनुवांशिकता एवं गुणसूत्र का अध्ययन किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धान को प्रभावित करने वाला खैरा रोग निम्नलिखित में से किसकी कमी से होता है? दोस्तों ये जो धान में खैरा रोग होता है ये इनमें से किसकी कमी से धान में खैरा रोग होता है? जिंक की कमी से, लोहा की कमी से, नाइट्रोजन की कमी से या फिर पोटेशियम की कमी से? तो देखिए जो धान में कभी कभी खैरा रोग लग जाता है ये किसकी कमी से होता है? तो जिंक की कमी से। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर होगा, जिंक की कमी से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मधुमक्खी का पालन का अध्ययन क्या कहलाता है? दोस्तों जो मधुमक्खी का पालन का अध्ययन है ये क्या कहलाता है? एपीकल्चर, पीसीकल्चर, सेरीकल्चर या फिर इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि मधुमक्खी का पालन क्या कहलाता है? तो मधुमक्खी का जो पालन कहलाता है ये क्या कहलाता है? तो एपीकल्चर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर होगा, एपीकल्चर मधुमक्खी का पालन कहलाता है। ठीक है, कई बार यदि आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि मछली का पालन क्या कहलाता है? तो मछली का पालन का जो अध्ययन है ये कहलाता है पीसी कल्चर। ठीक है, मछली का पालन का अध्ययन पीसी कल्चर कहलाता है। वहीं ये जो यदि आपसे पूछा जाए कि रेशम का पालन का अध्ययन क्या कहलाता है? तो सेरी कल्चर। ये आपको तीनों क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए क्योंकि तीनों क्वेश्चन एग्जामों में बार बार रिपीट हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोशिका में केंद्रक की खोज किसने की थी? दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे कोशिका में केंद्रक की खोज की पूछा जा रहा है। ठीक है, कि कोशिका में जो केंद्रक का खोज किया था ये इनमें से किसके द्वारा किया गया था? रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा, चार्ल्स डार्विन के द्वारा, रॉबर्ट हुक के द्वारा या फिर स्लीडेन के द्वारा? ठीक है, तो देखिए जो कोशिका में केंद्रक की खोज किए थे ये किए थे कौन? तो रॉबर्ट ब्राउन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर होगा। कब किए थे? तो 1831 ईस्वी में। 1831 ईस्वी में दोस्तों रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका में केंद्रक की खोज किए थे। ठीक है, वही यदि आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि कोशिका का खोज किसने किया तो रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में कोशिका का खोज किया था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि कैल्शियम एल्यूमेट, कैल्शियम एल्यूमिनेट तथा कैल्शियम सिलिकेट का मिश्रण क्या कहलाता है? तो देखिए जो कैल्शियम ये जो होता है कैल्शियम एल्यूमेट तथा कैल्शियम सिलिकेट का अध्ययन जो कहलाता है ये क्या कहलाता है? ग्लास कहलाता है, सीमेंट कहलाता है, गारा कहलाता है या फिर कंक्रीट कहलाता है? तो 42 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी, सीमेंट। ठीक है, सीमेंट कहलाता है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है कि आंसू गैस में प्रयुक्त होता है। दोस्तों जो आंसू गैस में होता है इसमें क्या प्रयोग होता है, तो देखिए 43 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये क्लोरो एसिटोफिनोन, ठीक है, क्लोरो एसिटोफिनोन का उपयोग किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि CFC को निम्न नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि जिसका रासायनिक सूत्र CFC होता है, इसे और भी किस नाम से जाना जाता है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन को जो और भी अधिक दूसरा नाम से जाना जाता है, ये जाना जाता है फ्रीऑन के नाम से, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा फ्रीऑन। अगला क्वेश्चन है कि वह व्यक्ति जो समीप की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है। दोस्तों कोई भी व्यक्ति जो कि समीप की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है किंतु दूर की वस्तुओं को नहीं देख पाता, किस दृष्टि दोष का रोगी है। तो देखिए आप निकट की वस्तुओं को नहीं देख पाते हैं, ठीक है, निकट की वस्तुओं को स्पर्श आने देख लेते हैं और दूर की वस्तुओं को नहीं देख पाते हैं, तो इसे क्या कहा जाता है, मायोपिया कहा जाता है, यानी कि निकट दृष्टि दोष, या फिर हाइपरमेट्रोपिया यानी कि दूर दृष्टि दोष, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो निकट दृष्टि दोष कहा जाता है ये किसे कहा जाता है, तो यदि निकट की वस्तुएं यदि आपको साफ साफ दिखाई नहीं देती तो उसे निकट दृष्टि दोष कहा जाता है, ठीक है, यानी कि मायोपिया। ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर हो जाएगा। कई बार यहाँ से क्वेश्चन में पूछा जाता है कि निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों यदि निकट दृष्टि दोष हो जाएगा किसी व्यक्ति को तो वहां पर अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, अवतल लेंस का, ठीक है, तो ये अभी आपको याद रखना है। और दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि दो वस्तुओं के मध्य ध्वनि की प्रतिध्वनि सुनाई पड़ने हेतु न्यूनतम दूरी क्या होनी चाहिए। यदि दो वस्तुओं के बीच दोस्तों ध्वनि का जो रिफ्लेक्शन है यदि सुनाई देना है तो न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए कम से कम, तो ये दूरी होनी चाहिए कम से कम 17 मीटर, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दाब का एसआई मात्रक क्या है। दोस्तों जो दाब है इसकी एसआई मात्रक की बात करें क्या है, तो डाइन है, जूल है, पास्कल है, या फिर न्यूटन है। तो दाब का जो एसआई मात्रक होता है ये पास्कल दाब का एसआई मात्रक होता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्याज में खाने योग्य भाग कौन सा होता है। दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूजन करके क्वेश्चन गलत करके आते हैं कि प्याज का जो खाने योग्य भाग होता है ये क्या होता है, पत्ता, जड़, तना, या फिर पुष्प। तो ये देखिए जो प्याज का खाने योग्य जो भाग होता है ये होता है तना, ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि मर्मिकोलॉजी, ठीक है, मर्मिकोलॉजी किसका अध्ययन है। दोस्तों मर्मिकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो इसमें अध्ययन किया जाता है चींटियों का, ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि शीत ऋतु में पशुओं के प्रसूति काल को क्या कहते हैं। तो दोस्तों ये जो शीत ऋतु में पशुओं का जो ये जो प्रसूति काल होता है इसे क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है हाइबरनेशन, ठीक है, हाइबरनेशन कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। और दोस्तों आप कितने ऐसे क्वेश्चन थे जिसका आंसर आप पहले से कर पाए, इसका आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर लिखिएगा। और इसी तरह और भी आप जीके जीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जानना चाहते हैं, साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जानना चाहते हैं, तो आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे मैंने दोस्तों हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करा दिया गया है जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी ज़्यादा हेल्पफुल साबित होने वाले, ठीक है। और यदि इसी तरह और भी हर एक दिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जानना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि दोस्तों इस चैनल के माध्यम से मैं सिर्फ उन्हीं सभी क्वेश्चन को कवर कराता हूँ जो कि आपके एग्जाम्स के लेवल के होते हैं, जो कि गवर्नमेंट एग्जाम के एग्जाम में क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं, उन्हीं सभी क्वेश्चन को बार बार पूछा कराया जाता है, ठीक है। तो हम लोग फिर से मिलेंगे